हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की हिंदी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पद परिचय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पदों के दो यहाँ पर प्रकार पढ़े हैं, जिसमें विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो पद क्या होता है और शब्द क्या होता है। वर्णों के सार्थक मेल को आप शब्द कहते हैं, और वही शब्द जो जिन शब्दों को आप वर्णों के मेल से बनाते हैं, वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उसे आप पद कहते हैं। तो उस समय वही शब्द आपके पद कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने पदों के दो वर्गों में बांटा था, जिसमें आपका विकारी और अविकारी शब्द थे। तो देखिए, विकारी शब्द में भी आपके क्या आते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण विकार आ जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण विकारी पद है। तो यहाँ पर हमने संज्ञा पढ़ लिया था, संज्ञा के हमने भेद पढ़े, और इसके बाद किस प्रकार से संज्ञा में विकार आ जाता है वो भी हमने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर संज्ञा में लिंग वचन और कारक के कारण विकार आ जाता है, ये सभी हम कल की क्लास से पढ़ चुके हैं। और आज से हम यहाँ पर सर्वनाम को स्टार्ट करेंगे। तो सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द हैं, मैं, हम, ये और कुछ, ये कुछ शब्द हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सर्वनाम के भी भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक, और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो इन सभी को आप नोट डाउन कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आ जाता है, मैं, मेरा, हम, तुम, वह, वे, उनका। तो पुरुष में देखिए, जहां पर मैं अपने आप, पुरुष के भी 3 यहाँ पर वर्ग हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जो बोलने वाला होता है, जो वक्ता होता है, उसको उत्तम पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि मैं बोलने वाला बोल रही हूँ तो मैं क्या कहूंगी, मैं अपने को, खुद को कौन सा सर्वनाम यूज करूंगी, मैं। और यदि हम बहुत सारे हैं, ग्रुप में हैं, बहुवचन में हैं, तो मैं अपने को, जो बोलने वाला होता है, वो हम का सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा, जो बोलने वाला होता है, जो वक्ता होता है, वो उत्तम पुरुष में आ जाता है। इसके अलावा मध्यम पुरुष में क्या आ जाता है, जो सुनने वाला होता है, जो श्रोता होता है, उसको मध्यम पुरुष के कैटेगरी में हम रखते हैं, मध्यम पुरुष के वर्ग में रखते हैं। इसके अलावा अन्य पुरुष में क्या आ जाता है, जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं। हम 2 व्यक्ति यदि मिलकर बात कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति जिसके बारे में बात किया गया है उसको कहा जाता है क्या, अन्य पुरुष। तो जिसके विषय में हम बात की जाती है वह क्या होता है, वह आपका अन्य पुरुष में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, ये, वह, वे। निश्चय का मतलब क्या होता है, जो निश्चित होता है। ठीक है, और दूसरा इसी में तीसरा आपका आ जाता है अनिश्चित। तो यदि हमारे पास कोई निश्चित चीज है या कोई निश्चित वस्तु है तो हम क्या कहेंगे, यह। ठीक है, और अगर अनिश्चित है तो क्या कहेंगे, कोई, और कुछ शब्दों का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें आप प्रश्न करते हैं, क्या, कौन, किसे, किसको, इस प्रकार के जब आप प्रश्न करते हैं तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। ऐसे ही संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंध, जिसमें हम 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों या 2 प्राणियों के बारे में बताते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, जिसकी, उसकी, वह, जो, जैसी, वैसी, इस प्रकार के शब्द उसमें आ जाते हैं। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम। तो निज का मतलब होता है स्वयं से। तो जहां पर आप निज यानी कि अपनी खुद की बात कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका निजवाचक सर्वनाम आ जाता है। इसमें आपका खुद, स्वयं, अपने आप और स्वतः, इस प्रकार के शब्दों को हम प्रयोग करते हैं। तो इन सभी सर्वनाम को लिखेंगे, और इनके जो शब्द इनमें आते हैं, कुछ शब्द लिखे हुए हैं और भी शब्द हैं, लेकिन कुछ उदाहरण के लिए यहाँ पर शब्द लिखे हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हमने कहा सर्वनाम संज्ञा में लिंग वचन और कारक के आधार पर क्या आ जाता है, विकार आ जाता है। अब हम सर्वनाम की बात कर रहे हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम सर्वनाम की बात करें यहाँ पर। ठीक है, तीसरा देखिए, हमने संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया, और विशेषण क्या है। ठीक है, तो विशेषण क्या होता है, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, जो संज्ञा,
सर्वनाम विशेषण, तीसरा है यहाँ पर विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, जैसे कि मीठा, परिश्रमी, काला, मोटा, इस प्रकार के शब्द जो हैं क्या कहलाते हैं, विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम का, ठीक है ना। इसके भी भेद है, कितने भेद हैं यहाँ पर देखिए, 4 भेद बताए गए हैं विशेषण के, ठीक है। तो पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, फिर है तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। अब एक एक करके इसको समझते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें हम किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताते हैं, उसके गुण बताते हैं। गुणों में वो रंगीन, उसमें कलर आ सकता है, ठीक है ना। जैसे कुछ शब्द भी यहाँ पर लिखे हैं, रंगीन, हवादार, शांत, मौसमी, ठंडा, भव्य, विशाल, कुशल, आलसी, इस प्रकार के ये सभी क्या हैं, गुणवाचक विशेषण हैं। तो विशेषता पहली इसकी जो भेद है वो है गुणवाचक। गुणवाचक में आपका क्या क्या आ जाता है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जब आप विशेषता बताते हैं तो उसको गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है इसका भेद संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या में भी आप संख्याओं को दो तरह से यहाँ पर बांटेंगे। एक संख्या वो होती है जिसमें आप अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें कोई संख्या नहीं है, और एक होता है निश्चित वाचक। अनिश्चित में हम कुछ लेते हैं, हम कहते हैं कुछ सामान दे दीजिए, ठीक है। आप 1 किलो चीनी लेने गए तो उस समय वो चीनी आपका क्या हो जाएगा, निश्चित वाचक क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगी। लेकिन यदि हम कुछ की बात करें या अनेक, बहुत, तो उसमें आपको निश्चित नहीं है कि कितना लेना है, कुछ में बहुत थोड़ा सा भी आ सकता है या उससे ज्यादा भी आ सकता है, तो ये निश्चित नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं, जैसे कुछ, कई, अनेक, बहुत से, ये सभी अनिश्चित जो है संख्यावाचक में आ जाते हैं। अब निश्चित में क्या आ जाएगा, आप किसी भी नंबर को लिख लेंगे, 10, 5, 14, कुछ भी हो सकता है, चौगुना, दोनों, प्रत्येक में, ठीक है। ये सभी जो है निश्चित संख्यावाचक है। तो पहला है गुणवाचक, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की आप क्या करते हैं, उसके गुणों को बताते हैं, तो गुणों की विशेषता बताते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है संख्यावाचक, तो जिसमें हम कहते हैं मेरे पास 4 पेन है। तो पेन यहाँ पर आपका संख्या क्या है, संज्ञा है, और उस संज्ञा को हम क्या कह रहे हैं, संख्याओं से उसकी विशेषता बता रहे हैं। कितनी पेन है, 4 पेन है। तो 4 पेन है, तो 4 यहाँ पर निश्चित वाचक सर्वनाम हो गया है। मैं कहूँ मेरे पास कुछ सामान है, या कुछ किसी के लिए मैं कुछ का यूज करती हूँ, कुछ का प्रयोग करती हूँ, तो उस समय वो अनिश्चित वाचक हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही तीसरा है यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी ये भी इसके भी दो यहाँ पर वर्गों में बांटा गया है परिमाण। तो परिमाण में आपका एक आता है अनिश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा आ जाता है निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित में वही कम, थोड़ा, कुछ, अधिक, तनिक, जरा सा, ये सभी शब्द आ जाते हैं। और ऐसे ही अनिश्चित परिमाणवाचक में आप निश्चित वाचक में 1 लीटर, पाव भर, 2 किलो, 4 लीटर, तो इनको आप परिमाण, इनको आप तोल और नाप सकते हैं, तो ये तोल सकते हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके परिमाण में आ जाएंगे, ठीक है। और संख्यावाचक में आपकी संख्याएं आ जाएंगी। अनिश्चित में तो कुछ, अनेक, कई, इस प्रकार के शब्द आएंगे, और निश्चित में आप किसी भी संख्या को विशेषण के आगे जब लगाते हैं तो वो निश्चित वाचक संख्या हो जाती, संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम वो आपका हो जाता है, ठीक है। परिमाणवाचक हो गया है। चौथा है आपका सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। अब यहाँ पर देखिए सार्वनामिक है क्या चीज, यह घर, ये छात्र, वह घर, वे कुर्सियां। तो इन शब्दों से आपको कुछ समझ में आया, इन शब्दों से शायद आपको नहीं समझ में आया होगा। यह घर, जब भी किसी संज्ञा या सर्वनाम के आगे, संज्ञा के आगे सर्वनाम लगता है,
संज्ञा के आगे जब सर्वनाम लगता है तो वो आपका सार्वनामिक, सार्वनामिक। संज्ञा के आगे जब सर्वनाम लगता है तो उसको कहा जाता है सार्वनामिक। यहाँ पर देखिए यह घर, तो घर क्या है, एक संज्ञा है, और संज्ञा के आगे से हमने सर्वनाम लगा दिया है। आपका क्या है, ये सर्वनाम नहीं है, इसमें भी आ जाता है, ये विशेषण में है। ठीक है, इसको आप फिर से सुन लेंगे। जो हम सार्वनामिक विशेषण की बात कर रहे हैं, यदि संज्ञा के आगे से कोई सर्वनाम लग जाता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, सर्वनाम नहीं, सार्वनामिक विशेषण इसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे घर है, घर के आगे से क्या लगा है, यह, तो यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, और ऐसे ही छात्र आपका क्या है, संज्ञा है, और इसके आगे से जो ये लगा है तो इस समय ये सर्वनाम का नहीं, ये आपका किसका काम करेगा, सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि यहाँ पर सार्वनामिक का मतलब क्या है, क्योंकि ये एक सर्वनाम है, यह, ये, वे, वह, ये सभी क्या है, एक सर्वनाम है। और सर्वनाम कहाँ लगे हैं, किसी विशेषण के आगे, तो विशेषण के आगे सर्वनाम लगा है, यानी कि यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 4 भेद पढ़े हैं विशेषण के। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, इसके भी 2 भेद हैं, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें आपका 2 फिर से आ जाते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। चौथा है सार्वनामिक विशेषण, जिसमें संज्ञा के आगे यदि सर्वनाम लग जाता है तो उसे आप क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। तो इस समय ये आपका विशेषण का काम कर रहा है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, या इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो संकेत कर रहे हैं हम यह और वह, या वे और वह, तो ये सभी जो है सार्वनामिक विशेषण आपके कहलाए। अब इसके बाद एक और शब्द यहाँ पर आया है, प्रविशेषण। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द जो है प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की भी विशेषता, विशेषण किसे कहा जाता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे यह आम बहुत मीठा है, यह आम बहुत मीठा है, तो यहाँ पर विशेषण क्या है, यह आम, आम तो आपका क्या हो गया है, यह आम, यह आम। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो यह है ये भी आपका क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए आम आपका क्या है, एक संज्ञा है। आम की विशेषता कौन क्या बताई जा रही है, आम कैसा है, मीठा है। आम कैसा है, मीठा है। अब कितना मीठा है, बहुत मीठा है, तो मीठे की भी यहाँ पर विशेषता बताई गई है। ठीक है ना। तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर मीठे की भी यहाँ पर विशेषता बताई गई है, मीठा कितना है, बहुत मीठा है। उड़ीसा में आया तूफान अत्यधिक भयावह है। तो भयावह यहाँ पर विशेषता है, जो तूफान आया वो कैसा है, भयावह, लेकिन वो कैसा है, अत्यधिक है। तो ये जो अत्यधिक शब्द है ना, ये कहलाता है आपका प्रविशेषण। ऐसे यहाँ पर बहुत मीठा, तो ये बहुत शब्द आपका क्या है, प्रविशेषण है। ठीक है। इस साल बिल्कुल कम वर्षा हुई, तो इस साल जो है वर्षा क्या हुई, कम हुई, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। ठीक है, तो ये थे विशेषण और प्रविशेषण। अब यहाँ पर देखिए क्रिया, आप जानते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था, विकारी शब्द 4 प्रकार के बताए थे। 4 इसके, संज्ञा हो गया, संज्ञा आपने पढ़ा डिटेल में। इसके बाद सर्वनाम आपने पढ़ा, सर्वनाम के बाद यहाँ पर विशेषण आपने पढ़ा। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे क्रिया। तो ये चारों क्या हैं, ये चारों ही आपके क्या हैं, विकारी शब्द है। ठीक है। अब देखिए क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। जैसे आपका लिखना, पढ़ना, स्नान करना आदि जो है क्रिया है। ठीक है। तो यहाँ पर धातु, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसी में ना लगाने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। तो यहाँ पर धातु धन ना सामान्य रूप बन जाता है, जैसे पढ़ और ना, पढ़ना, लिख और ना, तो इससे आपका क्या बन गया है, क्रिया बन रहा है।
ठीक है। क्रिया के भेद यहाँ पर अलग अलग बताए गए हैं। पहला क है कर्म के आधार पर क्रिया भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक। तो अकर्मक क्रिया में क्या क्या आ जाते हैं? हंसाना, रोना, भागना, दौड़ना, कूदना, उछलना, बैठना आदि। और सकर्मक में आपका पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, बनाना, बुनना, इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं। दूसरा यहाँ पर इसका आधार बताया गया है बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। तो बनावट के आधार पर मुख्य क्रिया हो जाएगी, जैसे टूट गया, रोता रहा, ये शब्द आ जाते हैं। संयुक्त क्रिया कर लिया, सो गया। प्रेरणार्थक क्रिया लिखा, लिखवाना, कटवाना, बनवाना। तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं हम? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। और नाम धातु क्रिया पूर्वकालीन कालिक क्रिया पढ़कर, खाकर, नहाकर। तो ये सभी जो है ये आप सभी पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम रिवाइज कर रहे हैं। तो काल क्रिया होने के समय को काल कहा जाता है। आगे जो है यहाँ पर क्या आ जाता है? काल। तो काल क्या होता है? जिस भी समय में कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है, उसे काल कहा जाता है। आप सभी जानते हैं काल के भेद 3 हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। सभी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक संक्षिप्त परिचय हम पढ़ेंगे। पढ़ता है, लिख रहा है, जाता है। जो काम वर्तमान में होता है उसे क्या कहा जाता है? वर्तमान काल। ऐसे ही भूतकाल, जो काम आपका भूत में हो गया है, पहले हो चुका है, उसको आप भूतकाल कहते हैं। और भविष्यत काल क्या होता है? जो काम आगे आपका कहाँ होने वाला है, भविष्य में होने वाले कार्य को क्या कहा जाता है? भविष्यत काल कहा जाता है। ठीक है। तो ये थे आपके विकारी शब्द। इसमें आपने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने पदों के भेद जाने। तो यहाँ से हम चले थे कि सभी पदों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है। और हमने क्या कहा था कि पद क्या होते हैं? शब्दों को जब आप वाक्यों में व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, जैसे यहाँ पर कोई वाक्य है, सीता और गाना। और हमने ये भी कहा था कि शब्द स्वतंत्र रूप में होते हैं और पद जो है स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं। इस सीता और गाने से जब आप किसी वाक्य को बनाएंगे तो वो उस समय सीता और गाना उस समय पद होगा। यहाँ पर हमने ये शब्द लिखे हैं, ये हैं आपके शब्द। लेकिन मैं इसी शब्दों से यहाँ पर एक वाक्य बना दूं, सीता गाना गाती है। तो सीता गाना गाती है, इस समय ये सीता और गाना ये यहाँ पर पद हैं और यहाँ पर ये आपके क्या हैं? शब्द है। तो शब्द और पद में ये अंतर है। इसके बाद देखिए पहला है विकारी पद, विकारी शब्द, और दूसरे हैं आपके अविकारी शब्द। विकारी शब्द को हमने पढ़ लिया है, इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला विकारी शब्दों में इस वर्ग के पदों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है। यहाँ पर आपका संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण और क्रिया विशेषण है। ठीक है। तो संज्ञा में के 3 भेद हैं, सभी जानते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और यहाँ पर जातिवाचक में आपके फिर से द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा भी आ जाती है, तो इसके सब पार्ट में आ जाएगा। ठीक है। कहीं कहीं यहाँ पर 5 भेद बताए गए हैं, लेकिन देखिए 5 भेद नहीं है, इसी के अंदर आ जाता है जातिवाचक के अंदर आपका द्रव्यवाचक और आपका क्या आ जाता है? समूहवाचक। ठीक है। देखिए इसके बाद संज्ञा में लिंग के आधार पर क्या आ जाता है? विकार आ जाता है। संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। जैसे आपका बालक का बालिका हो जाएगा। भेद क्या क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो 2 इसके भेद हैं लिंग के, अध्यापक का अध्यापिका, सेवक का सेविका, महाराज का महारानी। तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना, ये हमने पढ़ा भी है पहले और इसके नियम भी हमने पढ़े हैं। ऐसे ही वचन के आधार पर भी संज्ञा में विकार आ जाता है। तो संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले तो उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। जैसे आपका पुस्तक का पुस्तकें, तो एक वचन और बहुवचन 2 इसके भेद हैं।
कलम कलमे, दवा दवाते, कुर्सी कुर्सियां, नारी नारियां। तो इस प्रकार से इसमें लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर भी इसमें क्या आ जाता है, विकार आ जाता है। थर्ड है यहाँ पर कारक। तो कारक के हमने यहाँ पर 8 भेद पढ़ाए थे, ठीक है। ये आपका अधिकरण, सॉरी ये छठा है, अधिकरण, ठीक है। तो मैं और पर इसका, तो यहाँ पर कारक के आपने 8 भेद पढ़े, कर्ता, कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। तो इनके कारक चिन्ह भी हैं। कर्ता ने कर्म को, कुछ नहीं का मतलब यहाँ पर शून्य कारक चिन्ह भी कहा जाता है। कुछ वाक्य जो है बिना कारक चिन्ह के ही पूर्ण हो जाते हैं, पूर्ण उसका अर्थ निकल जाता है, तो वहां पर शून्य कारक चिन्ह होता है। कर्म कारक, तो यहाँ पर या तो को होगा या कुछ नहीं, यानी कि शून्य का कर्म कारक यहाँ चिन्ह हो जाएगा इसका। ऐसे ही करण कारक से और के द्वारा इसका 2 चिन्ह है। संप्रदान कारक को और के लिए। ऐसे ही अपादान अलगाव, किसी से आप जब आप अलग करते हैं, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा और हिमालय यहाँ से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो ये अलगाव को दिखाता है। ऐसे ही अधिकरण में और पर इसका क्या है, चिन्ह है। तालाब में कमल खिलते हैं, तालाब में कमल खिलते हैं, तो ये आधार बताता है कि कहाँ पर काम हो रहा है। तो काम देखिए, कमल को खिलने का जो आधार है वो क्या है, वो तालाब है, ठीक है। संबंध कारक में काकी के ये चिन्ह है, राम की पुस्तकें हैं, ये राम की पुस्तकें हैं, तो राम का संबंध किसके साथ है, पुस्तकों के साथ है, इसको संबंध कारक कहा जाता है। संबोधन में हम किसी को पुकारते हैं या इस प्रकार के चिन्ह भी लगाते हैं, तो इससे भी हमें संबोधन का पता चलता है। तो ये था आपका संज्ञा। इसके बाद सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को आप सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इसके भी हमने यहाँ पर 6 भेद बताए हैं और 6 भेद को हमने आज ही डिस्कस किया है। विशेषण के बारे में हमने पढ़ा कि इसके भी 4 भेद हैं। गुणवाचक, जिसमें आप संज्ञा और सर्वनाम के गुण को बताते हैं। संख्यावाचक, जिसमें संख्याएं भी 2 प्रकार से, अनिश्चित और निश्चित। ऐसे ही परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें आप इसको भी अनिश्चित परिमाण नाप तोल सकते हैं, जिसको अनिश्चित, तो यहाँ पर इसके भी उदाहरण बताए थे। सार्वनामिक में देखिए, सार्वनामिक में क्या है, यदि संज्ञा के आगे से कोई सर्वनाम आ जाता है तो उस समय ये सर्वनाम नहीं, ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद प्रविशेषण, विशेषण की भी विशेषता जो बताते हैं उसे प्रविशेषण कहा जाता है। और क्रिया क्या होता है, जो किसी भी वाक्य में जो काम होता है उसे क्रिया कहा जाता है। यहाँ पर काम में ही आपके काल भी आ जाते हैं, क्योंकि क्रिया होने के समय को ही हम काल कहते हैं, और इसमें भी 3 आपका वर्तमान, भूत और भविष्य काल आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर अविकारी शब्द या अव्यय को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने विकारी शब्दों को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अविकारी शब्दों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।